नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। जैसी कि संभावना जताई थी कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिस पर भारत में बयान पर बवाल मचेगा, सियासी घमासान होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राहुल गांधी ने टेक्सास में एक इंटरव्यू दिया और उसमें देश को लेकर जो बातें कही वो खासतौर पर भाजपा को काफी बुरी लगी। लगना भी तय था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में चीन की तो तारीफ की और भारत के लिए कहा कि यहां पर रोजगार नहीं दिए जा पा रहे हैं, यानी चीन में भारत की तुलना में ज्यादा रोजगार हैं, भारत में बेरोजगारी की समस्या है। इतना नहीं, पश्चिमी देशों के लिए भी राहुल गांधी ने ये बात कही। तो क्या ये बयान ठीक माना जाए? दूसरी बात उन्होंने संघ को लेकर के कही, संघ पर निशाना साधा और कहा कि संघ भारत में केवल एक ही विचार देखता है, जबकि भारत में कई तरह के विचार हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा जिस पर भाजपा की ओर से कई नेताओं ने आक्रोश प्रकट किया, रोष प्रकट किया, चाहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो। सभी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की, क्योंकि राहुल ने जो भगवानों के चित्र का वर्णन संसद में किया था वही वर्णन उन्होंने एक बार फिर विदेश जाकर के किया। वो कह रहे थे कि हमारे देवी देवताओं के एक हाथ अभय मुद्रा में रहते हैं, लेकिन उमा भारती ने याद दिलाया कि दूसरे हाथ की तरफ भी नजर डालते राहुल गांधी, जिसमें किसी हाथ में त्रिशूल है, किसी हाथ में खड्ग है, किसी हाथ में धनुष है, किसी हाथ में फरसा है। तो राहुल गांधी भी क्या एक तरफा बात कर रहे हैं? पहले आपको सुनवाते हैं राहुल ने क्या कुछ कहा और उस पर क्या प्रतिक्रिया आई हैं भाजपा नेताओं की। पहले वो सुन लेते हैं। India has an employment problem. China is dominating global production. The West, America, Europe, India have given up on the idea of production and they've handed it to China. I think currently a huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा
देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान समय में हमारा सौभाग्य है कि दुनिया हमसे, हमारे नेतृत्व से अपेक्षा कर रही है कि दुनिया में अगर शांति संभव है तो भारत में इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे यूक्रेन युद्ध से लेकर के रूस तक की जो बात है उसमें भारत के प्रधानमंत्री से दुनिया के अन्य देशों के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं, ये कांग्रेस के खून में या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जीन्स हैं वो उजागर होते हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं वो भारत को बदनाम करते हैं, चीन की वो हमेशा प्रशंसा करते हैं। उससे ऐसा लगता है कि ये चीन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं, जैसे पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिग्विजय सिंह भूमिका निभाते हैं, ऐसे ही चीन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राहुल गांधी भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी के इंटरव्यू पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय कराते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं, भाजपा की ओर से स्वागत है आपका अजय जी। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता जितेंद्र जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत करते हैं। पहला कमेंट जितेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे, मतलब चीन में सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया, हाँ, जो दुश्मन देश है भारत का खुले तौर पर, उसमें तो आपको साफ सब बढ़िया दिख रहा है। भारत में कह रहे हैं कि बाहर जाकर के कि भारत में रोजगार की समस्या है, ठीक है, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन चीन में बहुत बढ़िया सब चीजें, ये क्या तो कोई भाजपा कह रही है कि भाई ये चीन का प्रेम क्यों जाग जाता है, बार बार विदेश जैसे ही जाते हैं चीन की जरूर तारीफ करते हैं। जितेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए दीपेश जी, उन्होंने किस संदर्भ में बात कही है इसको तो समझने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में भी रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के अनेक देश हैं जहां रोजगार की समस्या नहीं है। अनेक नहीं, सिर्फ दो के नाम गिनाए उन्होंने, चीन और वियतनाम। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें वियतनाम ने अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया, चीन ने अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आज चीन विश्व व्यापार में हावी हो गया है। आज ये बताइए, इस हिंदुस्तान में आप भले ही मेक इन इंडिया की बात करें, भले ही स्टार्टअप इंडिया की बात करें, लेकिन इस बात को भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जो चाइना का इंपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 गुना बढ़ गया है। इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है। अगर आज हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, तो निश्चित तौर पर ये और देशों के लिए एक ये आमंत्रण है कि आइए हमारे यहाँ रोजगार लगाइए, हमारे यहाँ निवेश कीजिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक बेरोजगारी की समस्या है, तो हाथों को काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर देश में तरक्की होगी। अरे जब इन्वेस्टर समिट, एक मिनट, जब इन्वेस्टर समिट करती तमाम राज्य सरकारें, आपको उसमें भी दिक्कत होती कि भाई इन्वेस्टर समिट क्यों हो रही है, यहाँ पर ये बुला करके उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ये तो कुछ होता ही नहीं। खैर वो अलग मुद्दा है। मैं फिर आ रहा हूँ कि भाई चीन के सामान की ये हालत है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये तो आप मानते हैं ना चीन की क्वालिटी? बिल्कुल मानते हैं, है ना। तो उसके बाद अगर व्यापार बढ़ा तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 साल में पहला सामान 10 साल में के भीतर ही आया चीन का, उसके पहले भी आते रहे होंगे और उसके पहले आते रहे होंगे, ये मुद्दा अलग है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये कहना विदेश जाकर के कि भाई भारत में रोजगार की समस्या और चीन सबको रोजगार दे पा रहा है? चीन में कितनी तानाशाही है, चीन में किस तरह की एक दलीय संस्कृति, वहां राजनीतिक संस्कृति है, चीन किस तरीके से हर चीज को कंट्रोल करता है। इवन आप वहां से कोई मेल नहीं भेज सकते, वहां पर गूगल नहीं है, वहां पर खुद का चीन का सिस्टम है। ये सब तानाशाही के बाद चीन कर पाता है ये सब चीजें। आप चाहते हैं कि देश में भी ये सब चीजें लागू हो जाएं, तब शायद हम चीन के मॉडल पर चल पाएंगे। जितेंद्र दीपेश जी, अगर 3 गुना इस देश में चीन ने इंपोर्ट कर दिया है तो निश्चित तौर पर बात तो निकलेगी। आपका मेक इन इंडिया का लोगो आपने चाइना से बनवाया, ये क्या बात करने लायक नहीं है? आज हम किसकी बात कर रहे हैं?
आज हम वोकल और लोकल की बात कर रहे हैं, आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और चाइना से 10 साल से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री को, लगभग 10 साल हो गए। 10 सालों में हम अपना इंपोर्ट कम नहीं कर पाए चाइना से, जबकि हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लेना चाहिए था। तो अगर रोजगार की बात आएगी तो निश्चित तौर पर ये बात आएगी। और जहां तक विदेश की धरती पर बात करने का सवाल है, तो भूल गए आप कि दक्षिण अफ्रीका के सियोल में प्रधानमंत्री का भाषण क्या था उस समय उन्होंने कहा था कि एक समय था जब लोग बात करते थे, यार पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए कि हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ गया। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं यहाँ के? अब तो निकल जाना चाहिए। और विदेश जाकर लोगों ने अपना व्यापार शुरू करा। इसको किस कैटेगरी में मानते हैं आप? इस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए था, एक चीज। दूसरी चीज, हमारी भारत के संविधान में एक विदेश नीति है जो ये कहती है हम किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। और आप कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, ये कौन सा मामला है? ये भारत के संविधान से इतर जाकर के बात करने का अधिकार प्रधानमंत्री को दे देते हैं आप। और अगर राहुल गांधी अपनी हकीकत बताते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी एक समस्या है, तो निश्चित तौर पर यह आमंत्रण है। आपका पॉइंट ले लेता हूँ, फिर मैं दूसरे पॉइंट पर आऊंगा। अजय जी, भाई इसमें क्यों भाजपा को लग रहा है कि देश का अपमान हुआ? उन्होंने जो कहा फैक्ट जितेंद्र जी ने रख दिए, राहुल जी ना रख पाए हो। तो ये सच है कि चीन का बड़े पैमाने पे हम सामान आयात करते हैं। ये सच है कि भारत में कभी कोई बड़ी प्लांट लगता है, कोई अब क्या ही कहें कि वो कांग्रेस का तो यहाँ तक दावा था कि सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वो भी चीनी कंपनी ने बनाई। चीन जो कोरबा में जो फैक्ट्री जो चिमनियाँ चल रही हैं छत्तीसगढ़ के, वो चीनी लोग चला रहे हैं, सब वही की चीनी कंपनियां हैं। तो ये तो सच है। अब रोजगार के लिए समस्या बता दी उन्होंने और ये कहा कि चीन भाई प्रोडक्शन बढ़ा करके और लोगों को रोजगार दे रहा, तो इसमें आपत्ति कहाँ है अजय जी? देखिए दीपेश जी, कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते। और तथ्य ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और आगामी 1 साल के अंदर भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दुनिया में भारत का जो मान बढ़ा है, वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी ने जिस तरह की अपनी छवि बनाई है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अमेरिका के मामले हो, वो सभी ने देखे। ऐसे में राहुल गांधी जो कि साधारण व्यक्ति नहीं है, भारत के नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और वो दुनिया भर में जाकर भारत की छवि खराब करें, तो ये क्या देशद्रोही नहीं माना जाएगा? आप भारत का भला करना चाहते हैं कि दुनिया भर में भारत का सम्मान गिराना चाहते हैं, भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, ताकि भारत की जो आर्थिक संबंध है, दुनिया भर में भारत को जो मान मिल रहा है वो बिगड़ जाए? तो आप तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई मतांतर नहीं हो सकता है। अगर आपको भारत के आंतरिक मामलों में कोई सुझाव भी है तो वो सरकार को देते, आप प्रधानमंत्री जी से मिलकर देते। वो जितेंद्र जी ने पुराने उदाहरण भी गिना दिए कि जब दूसरे नेता जाते हैं विदेश। मैं आपको और आगे लेके आता हूँ। देश में नेता प्रतिपक्ष होते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव की सरकार में, तब वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि दल का नेतृत्व करते हुए गए थे। वहाँ उन्होंने देश का मान बढ़ाया था और रखा था कि ये वो देश है जहाँ नेता प्रतिपक्ष देश का रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया में, और वहाँ उन्होंने मजबूती से बात रखी थी। एक मैगजीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर लिखा था, तब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि वो मेरे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई अंडर अचीवर कहे। तो कांग्रेस के नेता राजनीतिक हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि वो देशद्रोह की गतिविधियां भी कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है, बचाव भी कर रहे हैं। आप बताइए, अगर इस तरह की चीजों को दुनिया भर में वजन मिलेगा, हवा मिलेगी और देश की छवि खराब होगी, देश का उद्योग व्यापार खराब होगा, तो क्या इससे देश का भला होगा? क्या जितेंद्र मिश्रा जी या उनकी पार्टी ये चाहती है कि दुनिया भर में भारत का मान कमजोर पड़ जाए? तो ये इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इन्हें माफी मांगना चाहिए और राहुल गांधी जैसे नेताओं से तो कांग्रेस को मुक्ति पाना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगा जितेंद्र जी आपका जवाब लेने। राजेश जी का कमेंट ले लेते हैं। राजेश जी, ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि राहुल अमेरिका जाएंगे तो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ कहेंगे जिस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आज वही हो रहा है। लेकिन ये चीन से तुलना करना क्या ठीक है? भाई कई लोग कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। तो क्या राहुल उस तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर
वो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा करके बता रहे कि भारत में रोजगार की समस्या है, बिना फैक्ट जाने, बिना तथ्य जाने कितना रोजगार, या एक बस पकड़ लिया कि साहब रोजगार नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब बाकी क्यों नहीं है या कितना है, कितना बढ़ा है, इस पर उनको ध्यान नहीं देना। राजेश जी, कमेंट आपका पहले इस पर। जी देखिए, अगर हम याद करें, जॉर्ज फर्नांडिस पहले देश के बड़े नेता थे जिन्होंने एक बयान दिया था, हम लोग पूरी हमारी विदेश नीति, पूरी जो राष्ट्रीय नीति क्या थी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है। पर जब वो रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान नहीं है। और उसके बाद फिर तब से ही भारत की जो सोच, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबके दिमाग में एक बात आई थी, और जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐसे ही नहीं कह दी थी, वो उसके पीछे काफी मंथन था। और उसके बाद बहुत सारे दुनिया के सब बड़े अखबारों ने, सब बड़ी मैगजीन्स ने उसको एनालाइज किया, और उन्होंने कहा कि ये वाकई सही बात है कि जितना नुकसान चीन कर रहा है उतना पाकिस्तान से कोई नुकसान नहीं है। आज अगर चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। और अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि हम चीन की तारीफ करना इसलिए ठीक नहीं है। क्या हम चाहते हैं भारत चीन की तरह हो जाए, जहाँ अपोजिशन ही नहीं हो, जहाँ राहुल गांधी ना हो? ऐसा चाहेंगे क्या हम? कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक मजबूत अपोजिशन होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और इतना मजबूत कि वो सरकार को गाली भी दे सके तो भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, विपक्ष का जो है होना बहुत जरूरी है। तो चीन की तारीफ करते समय हमको थोड़ी सी शर्म ये आनी चाहिए कि हमको वैसा नहीं बनना है, हमको अपने देश को चीन नहीं बनाना है। हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। तीसरी बात ये है दीपेश जी, अपने देश की मेन समस्या और कुछ नहीं है, मेन समस्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, हम एक रिंग रोड बनाते हैं और एक बाईपास बनाते हैं किसी शहर से, और 5, 7 साल, 8 साल बाद उस बाईपास पे हमको रेड लाइट लगानी पड़ती है, ये ट्रैफिक लाइट्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि वो अंदर की रोड बन जाती है। फिर वो आगे होता है। पहले 15 किलोमीटर की रिंग रोड थी, फिर 35 की हुई, 50 की हुई, 70 की हुई। ऐसा कई शहरों में, दिल्ली नहीं है, छोटे छोटे शहरों में भी ये समस्या है। एक बात है। अब आखिरी बात ये है कि चीन के बारे में ये सब मानेंगे, कांग्रेस भी मानेगी, भाजपा भी मानेगी, चीन की क्या समस्याएं हैं ये आपको कैसे मालूम कि वहाँ समस्या है कि नहीं? क्योंकि वहाँ एक जिन्हुआ जो एजेंसी है सरकारी, जो वो रिलीज करेगी, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि हमारी कलीग है जो जिस अखबार में काम करते हैं, तो वो उससे कभी कभी हम लोग की जब मीटिंग होती है तो बात होती है कि वहाँ पर जो भी उसने मेल करना है, जो खबर करनी है, वो चेक करानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से, मैंने वही बताया जितेंद्र जी को अभी। तो इसलिए वहाँ की तैयार हैं क्या जितेंद्र जी सबके लिए? और वहाँ अल्पसंख्यकों की क्या ही हालत है वो भी पता होगा इनको। और आखिरी बात ये है दीपेश जी, बोलिए, कि बहुत सारे माइलस्टोन है, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे 2 व्हीलर्स का हो, चाहे लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, चाहे शेयर मार्केट हो। मतलब एज अ सिटीजन आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि, और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये पिछले 15-16 सालों से स्थितियां लगातार सुधरती जा रही हैं। हो सकता है कि मोदी नहीं होते, मनमोहन सिंह ही होते तो भी ये स्थिति होती। तो बात ये है, हमारा देश मजबूत हो रहा है, ना मोदी परमानेंट है, ना मनमोहन सिंह, ना राहुल गांधी, ये देश इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए, हमारे देश की तारीफ करनी चाहिए। एक आखिरी बात आपको बतानी चाहिए दीपेश जी, कि अब ये इसलिए जरूरी है बताना कि ये इस बात को हम लोग आज से करीब 25-30 साल पुरानी बात है, जबलपुर के भेड़ा घाट पे हम लोग वोटिंग कर रहे थे, और एनसीसी के विदेशी लोग भी आए थे, जापान के भी आए थे, कई देशों के स्टूडेंट्स थे। हम लोग कितने बेकार लोग हैं, अपने ऊपर भी, हम खुद भी उसमें शामिल थे। सबने अपने उस नाव में बताना था, अपना नेशनल एंथम गाना था। हम सबने बेसुरे तरीके से गा दिया। जापान के लोग उस जगमगाती नाव पे खड़े हुए और उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया। ये सीखना पड़ेगा, बस ये इतना ही कहना था इस बारे में। तो जितेंद्र जी, समझ रहे हैं आप चीजों को कि भाई चीन से तुलना करना केवल एक पॉइंट पर, भाई ऐसा नहीं है कि हर आदमी बेरोजगार घूम रहा है भारत में, ये तो आप नहीं कह सकते ना, या ये भी नहीं कह सकते कि 10 साल में किसी को रोजगार ही नहीं मिला। हाँ, कमी हो सकती है, पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा है। जब आज अब आप क्या ही कहें भाई साहब जितेंद्र जी, जरा हिमाचल प्रदेश पे नजर डालिए, वहां पर फर्जी आधार कार्ड पर कई मुस्लिम लोग पकड़े गए जो नाम बदल के काम कर रहे थे। ठीक है, ये जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या घुस आए हैं, इस समस्या का जब कोई को 2-4 को बाहर भेज देंगे, अभी सब बिलबिलाने लगेंगे, सबको उसमें सियासत दिखने लगेगी। या तो आप तानाशाही लाने दीजिए चीन जैसी इस देश में, क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि वहां पर
कोई आप बिना सरकार की चीनी जासूस जो हैं और विस्तारवादी नीति चीन की, ठीक है, चीन कितना खतरनाक है दुनिया के कई देशों के लिए, ये श्रीलंका, ये नेपाल, इन देशों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं जो विस्तारवादी नीति के चलते कई देशों पर कब्जा कर रहा है, उनको अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। तो या तो भारत उस पैटर्न पे चले तो हमें लगता है रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। जितेंद्र जी। दीपेश जी, देखिए मैंने पहले ही भारत की विदेश नीति का जिक्र किया कि इस अधिकार से प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार निश्चित तौर पर किसी के आंतरिक मामलों में दखल होगा। और आप इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे कि भारत में रोजगार बढ़ा है जबकि आप 3 गुना इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से? अरे सामान इंपोर्ट करने का क्या लेना देना रोजगार बढ़ने या ना बढ़ने से? मुझे एक बात बताइए भाई, भारत के सामान नहीं भेज रहा क्या अपना कुछ भी चीन में? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई बिल्कुल बराबर, इसमें भी टाइम लगेगा। हम ये पूछ सकते हैं कि फिर जो मोदी जी पूछते हैं कि पिछले 60 साल में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हर आदमी के हाथ में काम था, हर आदमी साधन संपन्न सुखी हो गया? नहीं हुआ ना जी 60 साल में, तो इन व्यवस्था को बदलने में टाइम लग सकता है। हाँ दीपेश जी, हम इस झूठ को दावा नहीं कर सकते कि भारत में रोजगार बढ़ा है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि हमने विदेशों से सामान मंगाना जो है वो ज्यादा मंगाया है और अपने हिंदुस्तान का सामान कब भेजा है। इन आंकड़ों के आधार पर आप राजनीतिक भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन जहाँ यथार्थ में फैक्ट सामने हो वहाँ पर झूठ नहीं बोला जा सकता। दूसरी जौहरी जी की बात का भी जिक्र उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान विचारों का गुलदस्ता है, इसमें सभी तरह के विचार होना चाहिए। जैसी चीन की बात इन्होंने अभी की और आपने भी की कि चीन में हिटलरशाही है, वो हिंदुस्तान में नहीं है। निश्चित तौर पर अगर वो बढ़ती है तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने कहा है भारत एक विचारों का गुलदस्ता है और इसमें सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी तरीके के लोगों को लेकर के साथ बढ़ना चाहिए। और 2024 के चुनाव के बाद जिस तरीके का एक माहौल इस देश में बढ़ा था कि विचारधारा समाप्त हो जाएगी, प्रधानमंत्री और सरकारों का डर था देश में, 2024 के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ। देश में काहे को होगा डर? ये तो आप कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस को रहा होगा डर कि मोदी जी आ गए 400 लेकर के तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। हमें तो कोई डर नहीं लगा जी। 400 पार की बात जो की गई थी उसी ने इस देश में इन्हें बता दिया कि नहीं इतनी हिटलरशाही नहीं चलेगी। इस देश ने जो परिणाम दिए उसने बताया कि 400 पार लेके आप, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष की ग्रेविटी क्या होना चाहिए? देखिए अब क्या कह रहे हैं, उदाहरण दिए ना कि भाई अटल जी गए थे, वो भी तारीफ करके आए थे देश की, या मनमोहन सिंह के लिए कुछ कहा तो शिवराज ने तारीफ की थी कि नहीं भाई मनमोहन जी बहुत बढ़िया आदमी है। तो इस मतलब मैं कह रहा हूँ उनने 6 बिंदुओं पे अपनी बात रखी, एक आध बिंदु में कुछ तो क्या भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है क्या? जितेंद्र जी मुझे इतना बताइए, आप कुछ भी अच्छा नहीं है क्या? सब खराब है क्या? दीपेश जी, जिस जिनेवा की बात कर रहे हैं उसको सरकार ने भेजा था अटल जी को, क्योंकि आज उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भारत की राजनीति में प्रेम, प्यार, सम्मान और विनम्रता का अभाव हो रहा है। अच्छा। आज अगर नेता प्रतिपक्ष को सम्मान मिले तो निश्चित तौर पर वो भी अपने देश की बात करता है। आज भी जो बात की वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आती। अच्छा। देशद्रोह की श्रेणी में वो आता है विदेशी मंच पर जाकर संघ का जिक्र करना कि संघ अपॉइंट कर रहा है सारे शैक्षणिक संस्थानों में अपने व्यक्तियों को, क्या ये प्रूफ कर पा रहे हैं? ये क्या ठीक है? इस तरह का मैं अजय जी से पूछ लेता हूँ। अजय जी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सारे एजुकेशन सिस्टम पर विचारधारा थोप रहा है संघ, क्या कहेंगे इस पर अजय जी? देखिए दीपेश जी, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष के नाते हो सकता है किसी विषय पे कांग्रेस पार्टी या उनके नेता का मतांतर हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे देश का आंतरिक मामला हो सकता है। आप विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करें और उसके लिए इस तरह के कुतर्क दें तो ये किसी हिसाब से ठीक नहीं माना जा सकता है। आप दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, अगर उस पर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप सुझाव दें, वो भी आमंत्रित है। जबकि दुनिया भर में भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है। मैं आपको रक्षा क्षेत्र में बता दूं, 2013-14 में केवल 650 करोड़ का एक्सपोर्ट था भारत का, और 23-24 में 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेले डिफेंस सेक्टर में। जितेंद्र जी मानेंगे नहीं इस बात को?
ये सरकारी आंकड़े हैं इन चीजों का। लेकिन हमारा इस चीज से मतलब नहीं है। अगर आपको कहीं कोई सुझाव है तो आप देश में दें, पार्लियामेंट में चर्चा करें, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कंप्लेंट की कि साहब हमें सुनाई नहीं जाता है, संसद में हम बोलते तो हमें दिखाई नहीं जाता है, फिर इसलिए उनने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। देखिए, हमने सबने देखा है, चाहे संसद हो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन आप देश की छवि बिगाड़े और कहें कि हम ठीक कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? क्या आप विदेशों में जाकर जो उद्योगपति देश में निवेश करते हैं उनमें देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं? क्या जो लोग दुनिया में देश का सम्मान है, हमारे दुनिया भर में नागरिक रहते हैं, उनकी वहाँ स्थिति खराब हो जाए? वीजा नीति में भी इस तरह की चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर देश की छवि खराब होगी तो भारत के जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनको भी असुविधा होगी, भारत में जितना निवेश हो रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपनी मंशा स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां हमें लगता है राहुल गांधी को और अध्ययन करना चाहिए था। नहीं, एक मिनट, मुझे नहीं पता चीन के बारे में, हो सकता है राजेश जी बता दें। मैं स्वीकार, वहाँ क्या फ्री में सबको चीजें बांटी जाती हैं? क्या तमाम सरकारों में होड़ रहती है कि वो 1000 देंगे तो हम 2000 देंगे, वो 2000 देंगे तो हम 5000 देंगे? क्या चीन में ऐसा होता है कि वहां पर सबको आलसी बना दिया जाए, सबको वो कैसा 72,000 रुपया साल का मिलेगा, 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होता है चीन में? क्या इस तरह की घोषणाएं होती हैं? या फिर हर हाथ को जो कह रहे कि काम है वहां पर रोजगार? मुझे नहीं पता स्थिति है, राजेश जी बेहतर बता सकते हैं कि क्या राजेश जी क्यों है वाकई ये तो है ना चीज है कि भाई मेड इन चाइना लिखा था, राहुल जी को बहुत दुख होता होगा मेड इन चाइना, कहीं कहीं मेड इन इंडिया भी लिखा दिख जाता हो तो वो उसका वो शायद ध्यान नहीं दे पाते होंगे, लेकिन कुछ चीजों पर तो लिखा रहता है मेड इन इंडिया, उस पर नहीं देखते। लेकिन खैर राजेश जी लास्ट कमेंट की ये जो चीजें हो रही हैं भाई वो तो विदेश जाते इसलिए कि एक अट्रैक्शन हो जाए। आप देखिए ना हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको सीरियस जी इस पर एक लास्ट कमेंट आपका। नहीं, देखिए रितेश जी, ऐसा है कि दो बातें हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की पहले अपन करेंगे, फिर चीन की जरूर करेंगे। जो बेरोजगारी की बात है, आप एक बात समझिएगा, रोजगार का मतलब अपने देश में इतना बड़ा भ्रम है कि सरकारी नौकरी रोजगार होता है। मतलब दीपेश जी, राजेश जोरी, हम सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। हाँ, तो भगवान की दया से जितेंद्र जी भी बेरोजगार हैं क्या? पूछ ले हम उनसे, वो रोजगार है कि नहीं है भाई? सरकारी नौकरी तो नहीं इनके पास। सब बेरोजगार हैं, सिर्फ वही रोजगार है। मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं सुनूंगा, आपकी लास्ट कमेंट लूंगा आपसे। अब एक बात, अब चाइना की बात है कि जो चीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीन में जो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे कोई भी बात होगी वो बाहर नहीं जाएगी और उनको कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। उनको तो पोलित ब्यूरो को पास करना है कि यही अगला राष्ट्रपति होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे तो सेना भी उस कम्युनिस्ट पार्टी की है, वो चीन की सेना नहीं है, चाइना कंट्री की सेना नहीं है। वो सेना किसकी है? वो रेड आर्मी है। तो अब वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्यों फ्री की बात करेंगे, क्यों लोगों को लुभाने की बात करेंगे? क्योंकि उनको तो ये है, आप सोचिए कि दुख इस बात का होता है कि आज तक अपने देश में इस पे अपने देश के नेता जब बाहर जाते हैं, वो मोदी जी की भी बात है, वहाँ पर जो मुस्लिम्स का जो हाल है, आज जो माइनॉरिटी का जो वहाँ पे हाल कर रखा है उन लोगों ने, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान भी नहीं करता है उस बारे में बात। क्यों नहीं करता है? क्योंकि चीन आपको पैसे दे रहा है। और भारत क्यों नहीं करता है? ये भारत जितेंद्र जी ये है कि जी जितेंद्र जी समझ चुकी, समाप्त होना। जितेंद्र जी, जिस देश में लोग बड़े बड़े गार्डर रख के, सिलेंडर रख के ट्रेनें पलटने की साजिश रच रहे हों, जितेंद्र जी, उस देश की क्या बात करेंगे आप? बताइए ना। कानपुर की घटना, उस पर राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोले कि कौन है वो लोग जो सिलेंडर पटरी पर रख के ट्रेन पलटने की साजिश रच रहे हैं? ये क्या चल रहा है इस देश में? यहाँ फर्जी नाम रख करके लोग आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इस पर कभी कुछ कहेंगे राहुल गांधी की? बस विदेश जाकर के कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, सतही बात है, लेकिन जो असली समस्या की जड़ है उस तरफ क्या उनका ध्यान जाएगा कभी? जितेंद्र जी। दीपेश जी, आपने 72,000 का जिक्र करा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो सरकार जो फ्री अनाज दे रही है 80 करोड़ लोगों को, वो सरकार रोजगार के उपलब्ध करा रही है क्या? रोजगार के अवसर, ये तो एक सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता? इस देश में सरकार बनने के बाद अगर 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। आज इस देश में भुखमरी के ऊपर आत्महत्या कर रहा है आदमी, भुखमरी की उसे मौत हो रही है। हंगर इंडेक्स देख लीजिए, आप अंदाज लगा लीजिए आपका देश कहाँ खड़ा है।
झूठी बातें एक करने तरफ से आप काम कह रहे हैं नहीं 80 चलेगा। करोड़ लोगों आपको को ये अनाज दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं भूख से मर रहे हैं लोग। हाँ, इस देश में हंगर स्ट्राइक का देखिए आप, कभी भी देश में भुखमरी से मौतें नहीं हुई। हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ पर हिंदुस्तान में भुखमरी से मौतें हो रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई इस देश में। मेरा ये कहना है कि सरकारों की तरफ बोलने से अच्छा है कि एक बार सरकार की यथास्थिति तो देख लेना चाहिए। इसके बाद में सरकार कह रही है चाइना से न कोई आया है न कोई गया है, और आप देखिए कितना बड़ा लद्दाख का भूभाग, ये क्या इंटरनेशनल मीडिया को दिख नहीं रहा कि इस देश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है? तब भी इस चीन देश तो का बढ़िया है ना प्रधानमंत्री झूठ बोल साहब, रहा है। चीन दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है, तब भी चीन अच्छा है क्योंकि वो रोजगार दे रहा है। यही है ना पैमाना नहीं, आपका तो किसी देश को अच्छा देखने का। देखिए चाइना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। अरे तो आप 2 कैसी लाइन बात बोल भी कर रहे देना हैं चाहिए। दीपेश जी? टेक्सास में गए दीपेश थे, जी, सुनिए ना लेकिन महाराज, अगर वो अगर रोजगार के टेक्स अवसर एक मिनट उपलब्ध करा रहा जितेंद्र है, जी, जिस मंच से वो भारत को ज्ञान दे रहे थे उसी मंच से जरा चीन को भी देते ज्ञान कि चीन को अपनी विस्तारवादी नीति रोकना चाहिए, चीन को दुनिया के कई देशों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए आर्थिक रूप से, चीन को भारत का हिस्सा छोड़ देना चाहिए। अरे जरा ये भी कह देते तो हम तारीफ कर रहे होते राहुल गांधी की। इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये बोल दे कि चीन हमारी सीमा में घुसा है, इसको वापस जाना चाहिए, तो क्या बुराई हो? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप क्या प्रधानमंत्री के हिसाब से चलते हैं क्या? नहीं चलते ना, आप तो अपने मन की बात रखते हैं ना। चीनी अधिकारियों से मिलते हैं राहुल गांधी, ये सच है तो वो कह दे राहुल गांधी, जरा मंच से कह देते कि चीन ने जो कब्जा। नहीं सुनिए ना, आप तो बालाकोट की स्ट्राइक को भी फर्जी बताते हैं, ठीक है, तो भाई ये भी कह देते कि साहब चीन ने जो कब्जा कर रखा है उसको छोड़ देना चाहिए अपने आप, अभी साफ हो जाता सच की भाई। दीपेश जी इस बात को सदन में रख चुके हैं, आप अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ टेक्सास के मंच से, स्वामी टेक्सास के मंच से पार्टी का सांसद, मैं कह रहा हूँ टेक्सास के मंच से राहुल गांधी कहते कि चीन जो हरकतें कर रहा है उसको बंद करनी चाहिए, ये भी तो कहते ना जरा। भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी चिल्ला के कह रहा है कि चीन लद्दाख में घुस गया है, लेकिन गृह मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा, राहुल गांधी क्यों चुप है? को दिखाई नहीं दे रहा। हम कह रहे हैं ना राहुल गांधी एक सलाह देते ना चीन को भी कि उसको नहीं करना चाहिए ऐसा, ये क्यों नहीं कह पाते? दीपेश जी मैं ये मानता हूं, नेता प्रतिपक्ष है भाई वो भी। अगर दक्षिण अफ्रीका के बयान पे मोदी जी पर देशद्रोह का मुकदमा फिर आप मोदी जी पे आप एक बार बोल चुके हैं, राहुल गांधी पर भी होना चाहिए। अच्छा चलिए, लेकिन इतना बड़ा बयान मोदी जी देते हैं कि इस देश में जन्म लेना पाप है, सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता? अच्छा चलिए अजय जी, लास्ट कमेंट आपसे। भाई बयान सब देते हैं, मजाक बना के आते हैं, विदेश में जाके यही समझ ले हम लोग, मतलब क्या राजनेता अपने हिसाब से काम करेंगे। लगता है अजय जी के संपर्क। खैर शुक्रिया अजय, जितेंद्र जी, अजय जी और राजेश जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के ये तो होता आया है और शायद जब जब विदेश जाएंगे ऐसे कुछ बयान आएंगे जिन पर देश में हंगामा होता रहेगा। फिलहाल देखना है कि बात जब राहुल लौटते हैं तब कहां तक पहुंचती है, भाजपा इस मुद्दे को कितना तूल देती है, चीन का क्या रिएक्शन आता है, उस पर भी रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।